नमस्कार मित्रों, जीके भाई विष्णु सर चैनल पर आपका स्वागत है। जलवायु का टॉपिक चल रहा है अपने, और जलवायु की 3 क्लासें हो गई। आखिरी क्लास में जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ रहे थे और उसमें हमने पवनें पढ़ी थी और पवनों से आने वाले क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की थी। पवनों में हमने देखा था कि 2 प्रकार के समीर हमने पढ़े थे। एक जल समीर को समुद्र समीर भी कहा जाता है, और दूसरा स्थल समीर पढ़ा था। जल समीर कब चलते हैं? दिन में चलते हैं। और जल समीर के दौरान पवनों की दिशा क्या होती है? जल समीर के दौरान पवनें जल से स्थल की ओर चलती हैं। पवनों के चलने का नियम क्या है? तो हमें पता है, हमने पढ़ लिया है कि पवनें हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। और वायुदाब और तापमान में कैसा संबंध होता है? विपरीत संबंध होता है। जहाँ तापमान कम होता है वहाँ वायुदाब अधिक होता है, और जहाँ तापमान अधिक होता है वहाँ वायुदाब कम होता है। इसी नियम पर आपने जल समीर और स्थल समीर को देखा था। अब इसके बाद में पवनों से कुछ क्वेश्चन और आते हैं, उनके भी हम चित्र, उस क्वेश्चनों को भी चित्र से देख लेते हैं। देखो, अब है आपकी मानसूनी पवनें। मानसूनी पवनें क्या है और यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन अपने काम के हैं, अपने को पढ़ने चाहिए, जो एग्जाम में आ सकते हैं या आए हुए हैं, उन्हें देख लेते हैं। देखो, जल समीर और स्थल समीर हो गया था, उसी के आगे से मैं आपको बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट है मानसूनी पवनें। मानसूनी पवनें, देखो, मानसूनी पवनों से सबसे पहले तो अपने को ये याद होना चाहिए कि यार ये जो मानसून शब्द है ये आया कहाँ से है, इस शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा के शब्द से हुई है। तो देखो मित्रों, मानसून इस शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। कौन से शब्द से इस शब्द की उत्पत्ति है? मानसून शब्द की उत्पत्ति मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। मौसम, मौसम शब्द से। और ये मौसम जो शब्द है ये कौन सी भाषा का है? अरबी भाषा का शब्द है। ये जरूर ध्यान में रखना है अपने को कि मानसून शब्द की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है? मौसम शब्द से हुई है। और मौसम शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। इस अरबी भाषा के शब्द से मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। और मौसम का मतलब क्या होता है? मौसम का मतलब या इसका जो अर्थ है वो होता है हवा। तो अपने को ध्यान में रखना है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? हवा होता है। फिर क्वेश्चन आता है कि मानसून शब्द की खोज सबसे पहले किसने की थी? सर्वप्रथम मानसून शब्द की खोज करने वाला व्यक्ति कौन था? तो देखो, सर्वप्रथम मानसून शब्द की खोज करने वाला व्यक्ति कौन था? सर्वप्रथम मानसून शब्द की खोज मानसून शब्द की खोज अरबी नाविक हिप्पोलस द्वारा की गई थी। अरबी नाविक हिप्पोलस सर्वप्रथम मानसून शब्द की खोज किसने की थी? अरबी नाविक हिप्पोलस ने की थी। देखो, मानसून से अरब, कुल मिलाकर अरब का बहुत अच्छा कनेक्शन है। हर चीज अरबी व्यक्ति ने, अरबी भाषा ने ही की है, ध्यान रखना। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। मानसून शब्द की खोज किसने की थी? अरबी नाविक हिप्पोलस ने की थी। मानसून का सर्वप्रथम अध्ययन करने वाला या मानसून का सबसे पहले वर्णन करने वाला व्यक्ति कौन था? अगला क्वेश्चन बनता है, सर्वप्रथम मानसून का वर्णन करने वाला या अध्ययन करने वाला। सर्वप्रथम मानसून का अध्ययन करने वाला
अध्ययन किसने किया था? सबसे पहले मानसून का अध्ययन किसने किया था? तो अरबी भूगोलवेता, अरबी भूगोलवेता, अरबी भूगोलवेता था एक अल मसूदी। अरबी भूगोलवेता अल मसूदी के द्वारा किया गया था। यहाँ से दो प्रकार की जो लैंग्वेज है वो पूछी जा सकती है आपसे। एक तो क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि सबसे पहले मानसून का अध्ययन किसने किया था? अल मसूदी ने। या फिर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि सर्वप्रथम मानसून का वर्णन करने वाला व्यक्ति कौन था? तो भी कौन आएगा? अल मसूदी। अब मानसून शब्द से कितने क्वेश्चन पढ़े हैं आपने? सबसे पहले मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। और मौसम का अर्थ क्या होता है? हवा होता है। अर्थ क्या होता है? हवा होता है। ठीक, उसके बाद सर्वप्रथम मानसून शब्द की खोज किसने की? अरबी नाविक हिप्पोलिस द्वारा की गई थी। फिर मानसून का सबसे पहले अध्ययन किसने किया या वर्णन किसने किया? तो अरबी भूगोलवेता अल मसूदी के द्वारा मानसून का सबसे पहले अध्ययन किया गया था। अब है कि मानसूनी पवने किसे कहा जाता है? नेक्स्ट अगली चीज है मानसूनी पवने। मानसूनी पवने किसे कहा जाता है? तो देखो मित्रों, ऐसी पवने जो समय के अनुसार अपनी दिशाओं में परिवर्तन करती है, उन पवनों को मानसूनी पवन कहा जाता है। कौन सी पवन को? ऐसी पवन जो समय के अनुसार अपनी दिशाओं में परिवर्तन करती है। ये जो मानसूनी पवनें हैं, बेसिकली इनका नियम होता है कि 6 महीने इस दिशा से इस दिशा की ओर चलती है, 6 महीने इधर से इधर की ओर चलती है। ठीक, तो समय समय में ये अपनी दिशाओं में परिवर्तन करती है, बदलाव लाती है। उन्हीं पवनों को मानसूनी पवनें कहा जाता है। ठीक है, तो मानसूनी पवन में ऐसी पवनें जो समय के अनुसार अपनी दिशाओं में परिवर्तन करती हैं। अपनी दिशाओं में परिवर्तन करती हैं। ऐसी पवन जो समय के अनुसार अपनी दिशा में परिवर्तन करती है, उन्हीं पवन को क्या कहा जाता है? मानसूनी पवन कहा जाता है। मानसूनी पवन कितने प्रकार की होती है या मानसूनी पवनों के प्रकार कितने हैं? अगली चीज देखो, मानसूनी पवनों के प्रकार दो होते हैं, यानी कि दो प्रकार की मानसूनी पवनें होती है। देखते हैं यहां पर। हाँ, मानसूनी पवनें कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। मानसूनी पवनें दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। पहली जो मानसूनी पवन है वह है दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन। दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवन। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने। और दूसरी होती है उत्तर पूर्वी मानसूनी पवन। उत्तर पूर्वी मानसूनी पवने। मानसूनी पवनें कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक तो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें और दूसरी होती है उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें। ये जो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें हैं, यहाँ से आपको एक और बात ध्यान में रखना है। क्वेश्चन आता है कि विश्व का ऐसा कौन सा मरुस्थल है जिसका निर्माण दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों से हुआ है? विश्व का कौन सा मरुस्थल है जिसका निर्माण दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों से हुआ है? तो केवल और केवल अपना थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल एकमात्र मरुस्थल है
जिसका निर्माण दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों से हुआ है। अपने को ये प्रश्न विशेष ध्यान में रखना है। चाहे वहां पर फिर ऑप्शन में आपको विश्व के कोई से भी मरुस्थल मिल जाए, था क्या नाम है, सहारा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, अटकामा मरुस्थल, थार का मरुस्थल, ठीक है, ऐसे आपको ऑप्शन मिलेंगे इसमें। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि विश्व का कौन सा मरुस्थल है जिसका निर्माण दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों से हुआ है। थार का मरुस्थल है जिसका निर्माण दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों से हुआ है। ठीक है, हाँ, तो हो जाए स्क्रीनशॉट। हाँ, और एक बात जो मैं आपको रोज कहता हूँ, हम लोग क्या है, क्लास लेते समय इतनी तन्मयता से क्लास देखते हैं कि अपना ध्यान पूरा पढ़ने में होता है। उस दौरान हम लाइक करना भूल जाते हैं, कमेंट करना भूल जाते हैं, और यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी भूल जाते हैं। देखो मित्रों, आप भले ही पढ़ते पढ़ते थोड़ा इरिटेट होगे, लेकिन क्लास लो, पढ़ो, खूब तन्मयता से देखो, लेकिन इस चीज को थोड़ा याद करके कर लिया करो। क्लास देखते देखते क्लास को लाइक कर दिया करो, एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करो, और यदि आपने अब तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। साथ ही साथ अपने शेयर करो अपने पढ़ने वाले मित्रों के साथ, अपने छोटे बड़े भाई बहनों के साथ भी, जो भी पढ़ता है उसके साथ में, क्योंकि आपको ज्योग्राफी का एकमात्र ऐसा चैनल मिलेगा ये यूट्यूब के इतिहास में जहाँ पर संपूर्ण ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है, कंप्लीट ज्योग्राफी। और हो सके तो मैं राजस्थान ज्योग्राफी के साथ भारत की ज्योग्राफी, विश्व की ज्योग्राफी भी आपको पढ़ाऊंगा। मतलब यूं मान लो ये पूरा का पूरा चैनल ज्योग्राफी को समर्पित है, और कोशिश करूंगा कि हर प्रकार का कंटेंट आपको दूं जहां से क्वेश्चन आता है, चाहे वो कितना ही डीप हो, चाहे कितना ही ऊपर से हो, सभी प्रकार के कंटेंट को हम पढ़ने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, हाँ, और कोशिश यही रहेगी कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो इस चैनल के माध्यम से, उसमें से क्वेश्चन कोई बाहर नहीं जाए। और एक और आग्रह कर रहा हूं आपसे कि अब दौर वो आ गया है कि मेहनत मेहनत बिना कुछ भी नहीं मिलने वाला। अभी भी आप बैठे हो तो मेहनत में जुट जाओ। क्यों? एग्जाम पैटर्न बदल रहे हैं, और अगर यदि आप अपडेट हो, जैसे मेरे कोई साथी ऐसे हैं जो टीचर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, अब क्या होगा भाई आगे टीचरों में, तो जैसे 2-3 दिन पहले जो क्लास थी उसमें बड़ी चर्चा हुई थी कि आने वाली भर्तियां में प्रतियोगिता बढ़ गई है। कैसे बढ़ गई है? तो देखो, पहले जब 3rd ग्रेड का टीचर बनना होता था तो उसके लिए एक प्री एग्जाम पास करना पड़ता था, रीट या आरटेट के नाम से। ठीक साहब, केवल 3rd ग्रेड में ये नियम लागू था कि आपको आरटेट एग्जाम पास करना होगा, उसके बाद ही आप 3rd ग्रेड के टीचर बन सकते हो या सेकंड एग्जाम दे सकते हो। फिर उसको रीट कर दिया, रीट के नाम से प्री एग्जाम पास करना होता था। उसके बाद 3rd ग्रेड का एग्जाम होता था, जैसे अभी लास्ट पैटर्न में हुआ था, लास्ट ईयर में हुआ था। अभी सरकार की नई गाइडलाइंस आई है, ये हो सकता है ये नियम 2024 में लागू हो या 2025 में लागू हो, लेकिन नियम ये आया है कि अब 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड के पेपर में से पहले उसमें भी प्री एग्जाम पास करना पड़ेगा। जैसे आप 2nd ग्रेड की तैयारी करना चाहते हो या 1st ग्रेड की तैयारी करना चाहते हो लेक्चरर की, तो वो पेपर देने से पहले भी आपको प्री एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, उसके लिए भी एक प्री एग्जाम करवाया जाएगा। अब हुआ कि नहीं हुआ मामला टफ? पहले 2nd ग्रेड में और 1st ग्रेड में ऐसा कोई नियम नहीं था, लेकिन अब ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार अभी 2-3 दिन पहले ये मीटिंग हुई थी सभी बोर्ड में, और उस मीटिंग में ये फिक्स किया गया था कि अब 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड के लिए भी एक एलिजिबल टेस्ट करवाया जाए, और एलिजिबल टेस्ट करने के बाद ही आप मेन एग्जाम दे सकते हो, उसको क्लियर करने के बाद। तो दिन भर दिन, जैसे साल बदलते हैं, दिन बदलते हैं, महीने बदलते हैं, एग्जाम पैटर्न भी बदलते हैं, और कंपटीशन भी बहुत टफ हो जाता है, बहुत हार्ड हो जाता है। आपने ठान रखा है कि मेरे को लगना है, मेरे को जॉब लगना है, गवर्नमेंट जॉब लगना है, और गवर्नमेंट जॉब लगना है तो केवल बातें करने से गवर्नमेंट जॉब हम नहीं लग सकते। हमें पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाकर ही हम अपने मुकाम तक, अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और देखो, सफलता की कोई परिभाषा नहीं होती है, कोई शॉर्टकट नहीं होता है।
सीधा सी बात है, अपने को मेहनत करना पड़ेगा और दम ठोक के तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं कह रहा था कि चैनल को लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो और एक प्यारा सा कमेंट जरूर किया करो, ताकि थोड़ा प्रोत्साहन मिले मेरे को भी, मैं भी थोड़ा बहुत उसको देखकर मोटिवेट हूँ कि हाँ चलो बच्चे देख रहे हैं मेरा चैनल और मेरी क्लासें देख रहे हैं, कुछ मिल रहा है उन्हें सीखने को। ठीक है, हाँ तो अब कह रहा हूँ जैसे ही साइड से हटता हूँ मैं इधर, तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, मैं भूल जाता हूँ। ठीक है, हाँ हाँ, तो अपने चर्चा चल रही थी कि मानसूनी पवनें कितने प्रकार की होती है। 2 प्रकार की होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें और उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें। अब ये जो 2 प्रकार की होती है पवनें, इसमें से भी दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें हैं, ये भी 2 प्रकार की होती है। और कौन कौन सी होती है इनके बारे में देख लेते हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पवन है और वर्षा से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए, मानसूनी पवनों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए, अधिकतर आंसर दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें ही करना है अपने को, यहां से थोड़ा ध्यान रखना है। हाँ देखो, अपन ने पढ़ा कि मानसूनी पवनें 2 प्रकार की होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन और उत्तर पूर्वी मानसूनी पवन। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन भी 2 प्रकार की होती है। अगला चैप्टर है आपका, अगली विशेषता है इसकी पवनों की, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन भी 2 प्रकार की होती है। इसका जो पहला प्रकार है वो है अरब सागर का मानसून। अरब सागरीय मानसूनी पवनें, मानसूनी पवनें पहली होती है अरब सागरीय मानसूनी पवनें, और जो दूसरी होती है इसकी, फर्स्ट और सेकंड है बंगाल की खाड़ी का मानसून। बंगाल की खाड़ी का मानसून, बंगाल की खाड़ी का मानसून, अरब सागरीय मानसून पवन, यानी अरब सागर का मानसून, और दूसरा है बंगाल की खाड़ी का मानसून। ये दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें ही होती है। ये 2 भागों में विभाजित हो जाती है, केरल के तट पर टकराकर। एक तो इधर आ जाती है पश्चिमी भारत में और गुजरात के रास्ते से होकर राजस्थान में प्रवेश करती है, और एक बंगाल की खाड़ी से होकर ऊपर चली जाती है, जो बाद में मेघालय के पठार से टकराती है, मौसम राम में वर्षा करती है, वो वाली। ठीक है, तो मानसूनी पवनें बेसिकली 2 प्रकार की होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन, उत्तर पूर्वी मानसूनी पवन। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन है, ये भी 2 प्रकार की होती है, एक तो अरब सागर का मानसून, एक बंगाल की खाड़ी का मानसून। ठीक, राजस्थान के संदर्भ में यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में सबसे पहले बरसात कौन से मानसून से होती है, तो सर्वप्रथम वर्षा होती है अरब सागर के मानसून से। सबसे पहले बांसवाड़ा में और सिरोही में वर्षा होती है। और सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ से होती है, कौन से मानसून से होती है राजस्थान में, तो सर्वाधिक वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी के मानसून से। ठीक है, ये हो गए पवनों से संबंधित सभी क्वेश्चन। ठीक है, उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें हैं, उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनों को ही लौटता हुआ मानसून कहा जाता है, ये भी आप ध्यान में रखना। देखो मित्रों, राजस्थान में कौन सी जलवायु पाई जाती है, ऐसा सामान्य से क्वेश्चन आ जाए तो राजस्थान में कौन सी जलवायु पाई जाती है, उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। राजस्थान में उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। मानसूनी जलवायु, ये प्रश्न भी ध्यान में रखना। राजस्थान में कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो राजस्थान में उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है, पाई जाती है। ठीक, अब आगे है जलवायु के आधार पर ऋतु वर्गीकरण। जलवायु के आधार पर ऋतुओं का वर्गीकरण, ऋतुएं कितने प्रकार की होती है जलवायु की दृष्टि से, ऋतु वर्गीकरण। नेक्स्ट,
ऋतु वर्गीकरण। देखो, जलवायु के आधार पर ऋतुओं को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो जलवायु के आधार पर ऋतुएं तीन प्रकार की होती है। ऋतुएं तीन प्रकार की होती है। तीन प्रकार की कौन कौन सी होती है? तीन प्रकार की ऋतुओं में आपकी पहली जो ऋतु है वह है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु। दूसरी जो ऋतु होती है वह है वर्षा ऋतु। और तीसरी जो ऋतु होती है वो है शीत ऋतु। जलवायु के आधार पर ऋतुएं ये तीन प्रकार की होती है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। और आपने ऋतु की डेफिनेशन भी देखी थी कि ऋतु किसे कहा जाता है? किसी निश्चित स्थान पर 3-4 माह के अवधि के लिए पाई जाने वाली औसत भौगोलिक दशाओं को क्या कहा जाता है? ऋतु कहा जाता है। यानी कि 3 या 4 के माह में 3 या 4 महीने में जो औसत भौगोलिक दशाएं पाई जाती है उन्हें ही क्या कहते हैं? हम ऋतु कहते हैं। भौगोलिक दशा क्या होती है वो भी हमने पिछली क्लास में देख लिया है, पढ़ लिया है। कौन कौन सी भौगोलिक दशाओं का मापक यंत्र कौन कौन सा है, ये चीजें भी हमने आखिरी क्लासों में देख लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले ये तीन प्रकार की ऋतुएं होती है। अब यहाँ से कौन कौन सा क्वेश्चन आता है तो 1 बाय 1 हम सभी ऋतुओं को पढ़ेंगे। जहां से मेनली अपने क्वेश्चन बनता है उस पॉइंट को हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम ग्रीष्म ऋतु। ठीक, पहली जो आपकी ऋतु है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि ये जो ग्रीष्म ऋतु है, इस ग्रीष्म ऋतु का आगमन कब होता है, शुरुआत कब होती है और यह कब तक रहती है? ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक रहती है? तो देखो, मार्च से ग्रीष्म ऋतु स्टार्ट हो जाती है, गर्मी का महीना जो है स्टार्ट हो जाता है और मार्च से मध्य जून तक यह ऋतु रहती है। मार्च से मध्य जून तक। देखो, अपने को पता है कि मध्य जून यानी कि लगभग 17 जून के आसपास तो राजस्थान में मानसून प्रवेश कर जाता है, ताबड़तोड़ बरसात आने लगती है। ठीक है, तो अपने को यह ध्यान होना चाहिए कि कोई सी भी ऋतु है उसका समय पीरियड क्या है, उसकी अवधि क्या है। ग्रीष्म ऋतु की या गर्मी की जो ऋतु है इसका समय पीरियड है मार्च से मध्य जून तक यह ऋतु रहती है। अब इसमें 2-3 प्रकार की पवनें हैं जो अपने को पढ़ना है। एक पवन है लू। लू किसे कहा जाता है? और लू से हम सब वाकिफ है, हमें पता है लू अच्छी तरह से कि किस पवन को हम लू कह सकते हैं या लू कहा जाता है। यहां से अपने को एक विशेष बात ध्यान रखना है कि लू के अलावा इस पवन को और क्या कहते हैं? इस पवन का नाम है अंधेरी। लू को हम अंधेरी भी कहते हैं, अंधेरी पवन भी कहते हैं। लू या अंधेरी पवन किसे कहा जाता है? देखो, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा को ही क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। पता है इतनी डेंजर पवन होती है कि इसके चपेटे में आने से आपको पता है जो भी चपेटे में आता है वो क्या हो जाता है? बीमार हो जाता है, खतरनाक फीवर वगैरह हो जाता है, उसकी हालत खराब हो जाती है। इतनी तपन, इतनी तेज गर्म होती है ये कि जैसे धूप में हम बाइक लेकर बाहर निकल जाते हैं लू में, गर्मी में, तो शरीर जलने लगता है, इतनी तपन होती है। बिना गमछे के बाहर नहीं निकाला जाता। कोई शापी वापी, कोई तौलिया वगैरह, कोई गमछा वमछा लपेट कर ही बाहर निकल सकते हैं, ऐसी होती है ये लू। ठीक है ना? तो ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म व शुष्क हवा, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म व शुष्क हवा को ही क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। लू को और क्या कहते हैं? अंधेरी भी कहते हैं। अगली जो पवन है वो है झाला पवन। झाला पवन, झाला पवन किसे कहा जाता है? तो झाला पवन देखो,
ऐसी गर्म और शुष्क हवा जिसे दूर से देखने पर पानी की बूंदें झिल मिलाती हुई नजर आती हैं, उसे झाला पवन कहते हैं। वापिस सुनो, ऐसी गर्म और शुष्क हवा जिसे दूर से देखने पर पानी की बूंदें झिल मिलाती हुई नजर आती है। यानी कि मित्रों, हम बेहद गर्मी के दिनों में जब किसी रास्ते पर या किसी रोड पर चलते हैं तो अपने को ऐसा लगता है दूर से देखने पर जैसे वहां कहीं पानी चल रहा है, पानी दौड़ रहा है, लेकिन हम वहां पहुंचते हैं तो वहां कोई पानी नजर नहीं आता, फिर वो आगे दिखने लगता है। तो वो जो पवन है उसी पवन को झाला पवन कहा जाता है। यस, उसका दूसरा नाम भी है मृग मृच्छिका। उसे क्या कहते हैं? मृग मृच्छिका कहा जाता है। वही मृग मृच्छिका को ही झाला पवन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऐसी गर्म और शुष्क हवा, ऐसी गर्म व शुष्क हवा जिसे दूर से देखने पर पानी की बूंदें सी झिल मिलाती हुई नजर आती है। झिल मिलाती हुई नजर आती है। क्या कहलाती है? झाला पवन कहलाती है। और झाला पवन को और क्या कह सकते हैं? मृग मृच्छिका भी कहा जाता है। मृग मृच्छिका। मृग मृच्छिका भी कहते हैं इस झाला पवन को, ये भी आप ध्यान में रख लेना। ग्रीष्म ऋतु में लू चलती है, झाला पवनें चलती है, और झाला पवनों के बाद में अगला है बबूड़ा। नेक्स्ट आपको पढ़ना है ग्रीष्म ऋतु में बबूड़ा। बबूड़ा किसे कहा जाता है? तो बबूड़ा हम सब जानते हैं, विशेष रूप से गांव के बच्चे तो विशेष जानते होंगे। बबूड़ा क्या होता है? गर्मी में चलने वाले वायु भंवर, ऐसे बवंडर जो गर्मी में ही चलते हैं। और गांव में बहुत सारे बच्चे या ग्रामीण जो लोग हैं बबूड़ा को भूत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बबूड़ा भूत। क्या बोले कि बबूड़े हो, अरे कैसे भी गाँव में कोई बबूड़े उबूड़े आ जाओ, का ऐसी हवा चलती है, बाउंडर चलता है, तो अरे अरे छोरा दूर हट जाइए, उड़ार ले जाओ लो। और इसके पीछे बहुत सारी पौराणिक बहुत सारी बातें भी है, दक्यानुसी बातें हैं, वो सब झूठ है। कोई भूत ऊत तो होता नहीं है, लेकिन गाँव में इसे भूत ही बोलते हैं, बबूड़ा भूत। ठीक है, डरते हैं लोग जब भी बबूड़ा आता है, जब भी ऐसा बाउंडर उठता है तो लोग अरे दूर हट जा, ये बबूड़े है, भूत है, भूत है, अरे ये भूत है, ये इधर से उधर जा रहा है। मतलब फालतू की बहुत सारी बातें। अपने को इतना ध्यान रखना है, बबूड़ा क्या है? गर्मी में चलने वाली एक पवन है, एक हवा है। ठीक है, तो ग्रीष्म ऋतु में चलने वाले वायु भंवरों को क्या कहा जाता है? बबूड़ा कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाले वायु भंवरों को, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाले वायु भंवरों को क्या कहा जाता है? बबूड़ा कहा जाता है। आपको पता है इस तरह से उड़ता है, ये इस तरह से उड़ता है, गोल 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 गोल। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? बबूड़ा कहा जाता है। ठीक, अब आखिरी एक और विशेष पवन है जो आपको याद रखनी है, हो जाए एक स्क्रीनशॉट। हाँ, अगली पवन है लास्ट, जो बहुत ही विशेष पवन है और वो अपने को याद होने ही होनी चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में आपने लू देख ली, लू को अंधेरी कहा जाता है। झाला पवन देख लिया, झाला पवन के बाद में आपने देखा बबूड़ा, और बबूड़े के बाद में अगली जो पवन है वो है वज्र पवन। नेक्स्ट और लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, वज्र किसे कहा जाता है?
क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है यहाँ से, इसलिए थोड़ा समझना ऐसे। वज्र क्या होता है? तो देखो, जून जुलाई के महीने में चलने वाले लघु चक्रवातों को वज्र कहा जाता है। लघु यानी छोटा, चक्रवात यानी होता है तूफान। ऐसे तूफान होते हैं जिसमें हवाएं घूम घूम कर चलती है, कभी हवा इधर से चलती है, कभी हवा इधर से चलती है, और उस हवा के दौरान गांव में बहुत सारे पेड़ पौधे गिर जाते हैं, सड़कें जाम हो जाती हैं, लोगों के चद्दर उड़ जाते हैं, छपरे उड़ जाते हैं। वो जो घूम घूम कर चलने वाली हवाएं होती हैं उन्हें कहा जाता है वज्र। और उन वज्रों के द्वारा, उस हवा के द्वारा बरसात होने लगती है, और वो बरसात भी ऐसी होती है, कभी इधर से आती है, कभी इधर से आती है, घूम घूम के बरसात चलती है, घूम घूम के ही हवा चलती है। ठीक, जो उन हवाओं से वो जो बरसात आती है उसे कहा जाता है वज्रात। वज्रों के द्वारा होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? वज्रात कहा जाता है। जून जुलाई के माह में चलने वाले लघु चक्रवात को क्या कहते हैं? वज्र कहते हैं, और इन वज्रों से होने वाली वर्षा को वज्रात कहा जाता है। यहां से क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में सर्वाधिक वज्र कौन से जिले में आता है? राजस्थान में सर्वाधिक वज्र झालावाड़ में आता है। कहां आता है? झालावाड़ में। और झालावाड़ के बाद दूसरा जिला है आपका जयपुर। सर्वाधिक वज्र झालावाड़ में और जयपुर में आते हैं। राजस्थान में न्यूनतम वज्र कहां आते हैं? सबसे कम वज्र कहां आते हैं? तो बाड़मेर में और बीकानेर में न्यूनतम वज्र आते हैं। ठीक है, तो वज्र किसे कहा जाता है? जून जुलाई के माह में, जून जुलाई में चलने वाले, जून जुलाई के माह में या जून जुलाई में चलने वाले लघु चक्रवातों को, जून जुलाई में चलने वाले लघु चक्रवातों को वज्र कहा जाता है। वज्र कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक वज्र कहाँ आते हैं या कहाँ चलते हैं? सर्वाधिक वज्र, तो सर्वाधिक वज्र कहाँ है, कहाँ आते हैं? झालावाड़ में। सबसे ज्यादा वज्र कहाँ आते हैं? झालावाड़ में। और अपने को पता है राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़। ठीक, तो सर्वाधिक वज्र झालावाड़ में। और यदि दूसरा पूछ ले तो झालावाड़ के बाद में ऐसा कौन सा जिला है? जयपुर, जहां सर्वाधिक वज्र आते हैं। न्यूनतम वज्र, न्यूनतम वज्र, न्यूनतम वज्र कहाँ चलते हैं? तो न्यूनतम वज्र बाड़मेर व बीकानेर में। बाड़मेर और बीकानेर, न्यूनतम वज्र बाड़मेर और बीकानेर में। वज्रों के द्वारा होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? वज्रात कहा जाता है। वज्रात, वज्रों से होने वाली वर्षा, वज्रों से होने वाली वर्षा को ही वज्रात कहा जाता है। वज्रों से होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? वज्रात कहा जाता है। ये सभी हवाएं, ये सभी पवनें ग्रीष्म ऋतु से संबंधित क्वेश्चन है, और ग्रीष्म ऋतु में बस इतने ही क्वेश्चन हैं जो अपने को ध्यान में रखने हैं। लगभग सभी क्वेश्चनों को हमने ले लिया है, सभी कंटेंट को हमने ले लिया है। ठीक है, बस आप पढ़ते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, लेकिन इस क्लास को लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करो। और यदि आपको लगे आपका कोई दोस्त है, मित्र है, छोटा भाई, बड़ा भाई जो पढ़ सकता है, जो पढ़ने लायक है, जो पढ़ेगा, तैयारी करेगा, तो उसको भी ये क्लास शेयर कर दिया करो। ठीक है मित्रों, आज की क्लास में बस इतना ही। बाकी 2 ऋतुएं हैं, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु, उसको आगे की क्लास में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।